पेशेंट है, अगर हमें उसमें उसका इंप्रूवमेंट देखना है, मतलब अगर पेशेंट शॉक का है उसको इंप्रूवमेंट देखना है, तो आप क्या बेस्ट इंडिकेटर है, तो आपका आएगा यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट हमेशा बेस्ट इंडिकेटर होता है फॉर शॉक इंप्रूवमेंट, ठीक है, क्योंकि हमें यूरिन आउटपुट से हमने बोला 30 ml, अगर उसका 30 ml से ज्यादा आने लगे तो हमें पता चलेगा कि पेशेंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व होने लगी। तो हमेशा ही यूरिन आउटपुट क्या होता है, बेस्ट इंडिकेटर होता है फॉर शॉक इंप्रूवमेंट असेसमेंट के लिए। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि आपके एग्जाम में ना सारे ऑप्शन दिए जाते हैं, वहाँ पे प्रायोरिटी पूछा जाता है। तो प्रायोरिटी में हमेशा आपको कहाँ देना है, अगर शॉक के पेशेंट में आना है इंप्रूवमेंट के लिए, तो प्रायोरिटी हमेशा आपकी क्या जाएगी बेटा, यूरिन आउटपुट हमेशा आपकी प्रायोरिटी जाएगी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये सारे हम क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। अब लिखते हैं इसका मैनेजमेंट। नेक्स्ट लिखेंगे बेटा इसका मैनेजमेंट, क्या क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना मैनेजमेंट। बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले हम बात करेंगे अगर पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक है। अब आपको पता है हाइपोवोलेमिक शॉक में पेशेंट का क्या है, फ्लूइड लेवल कम हो रहा है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे, उसको नॉर्मल सलाइन देंगे। सबसे पहले पेशेंट को क्या देते हैं, नॉर्मल सलाइन देते हैं, आरएल देते हैं, और अगर आरएल से भी पूरा नहीं हुआ तो पीसीबी देंगे, फिर उसको फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देंगे, एफएफटी देंगे। तो ये सारी चीजें हम पेशेंट को देते हैं जिनको हाइपोवोलेमिक शॉक होता है। तो पेशेंट आपके पास आए इमरजेंसी में, जिसका ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया है, ठीक है, अगर सीवियर हो गया फिर तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही पड़ेगा पेशेंट का, ठीक है। बट अगर अभी क्या है उतना अमाउंट में नहीं हुआ है, बट पेशेंट के अंदर हाइपोवोलेमिक शॉक हुआ है, तो आपने देखा होगा सबसे पहले पेशेंट को हम नॉर्मल सलाइन ही लगाते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं हाइपोवोलेमिक शॉक की, अगर मैं बात करती हूँ हाइपोवोलेमिक शॉक की, कि हाइपोवोलेमिक शॉक का अगर पेशेंट आ रहा है तो क्या करेंगे, क्या मैनेजमेंट करेंगे, तो हम क्या करते हैं, पेशेंट का फ्लूइड रिप्लेसमेंट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो क्या करेंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, क्योंकि हमें पता है यहाँ पे फ्लूइड क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इस केस में बेटा, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे। तो अगर वो स्पेसिफिक आपको पूछता है कि हाइपोवोलेमिक का पेशेंट है, उस पे आप क्या सबसे पहले मैनेजमेंट करेंगे, तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे, जिसमें हम क्या देते हैं, नॉर्मल सलाइन। मैंने बोला सबसे पहले हम नॉर्मल सलाइन देंगे, फिर हम इसको आरएल देंगे, ठीक है, फिर हम इसको पीसीबी देंगे, और फिर हम इसको एफएफटी देंगे, ठीक है। और बेटा एक और बात ध्यान रखना कि आरएल क्या होता है, कॉन्ट्राइंडिकेट होता है बर्न पेशेंट में। अगर आपको हाइपोवोलेमिया आरएल की वजह, हाइपोवोलेमिया बर्न के पेशेंट की वजह से हो रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है आपका रीनल फेलियर होते हैं। उन पेशेंट में क्या होता है, ये कॉन्ट्राइंडिकेट होता है। दूसरा क्या होता है, जो भी हमारे बर्न के पेशेंट होते हैं, ठीक है, उनमें भी कॉन्ट्राइंडिकेट। रीनल पेशेंट में क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे पोटेशियम है वो बाहर नहीं निकलता है, ठीक है, पोटेशियम बाहर नहीं निकलता है। और आपको पता है कि आरएल में क्या होता है, पोटेशियम होता है, तो वो क्या करता है, पोटेशियम का लेवल बढ़ा देता है और टॉक्सिक लेवल हो जाता है हमारे बॉडी के अंदर। इसलिए हम कॉन्ट्राइंडिकेट, अगर पेशेंट का रीनल फेलियर की वजह से हाइपोवोलेमिया हो रहा है, ठीक है, रीनल फेल है, तो उस कंडीशन में हम उसको आरएल नहीं देते, ठीक है। तो ये क्या करते हैं। और हम बात करते हैं अगर नॉर्मल सलाइन की, नॉर्मल सलाइन कितना देना होता है, तो 500 ml। पहले अगर पेशेंट को देना होता है तो कितना होता है, 500। कभी कभी अमाउंट पूछ लेते हैं कि कितना देना है, तो 500 ml देना होता है। तो ये था आपका हाइपोवोलेमिक शॉक का मैनेजमेंट। अगर आपके पास कोई हाइपोवोलेमिक शॉक का पेशेंट आता है, तो सबसे पहले हम फ्लूइड रिप्लेसमेंट करेंगे उसका। तो सबसे पहले हम उसमें नॉर्मल सलाइन देंगे, फिर आरएल देंगे, फिर पीसीबी देंगे, फिर फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, फिर लास्ट में हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं। अगर बहुत सीवियर अमाउंट में पेशेंट का क्या हो गया है, अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन 4 हो गया है, 5 हो गया है, तो बहुत सीवियर अमाउंट में नहीं हो गया, तो पेशेंट को हम क्या करते हैं, क्योंकि उसकी मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं, बहुत कम अगर उसको हो गया है हाइपोवोलेमिया, तो पेशेंट शॉक में जाएगा, उसके ब्रेन में अल्टर्ड हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में हमें पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या था इसका हाइपोवोलेमिक शॉक का मैनेजमेंट था। अगर बात करते हैं नेक्स्ट कार्डियोजेनिक शॉक, ठीक है, नेक्स्ट डालना कार्डियोजेनिक शॉक अगर है, तो उस कंडीशन में हम क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो नेक्स्ट लिखना बेटा कार्डियोजेनिक शॉक, कार्डियोजेनिक कार्डियोजेनिक शॉक। अगर बेटा इसका पेशेंट जो कॉज है वो कार्डियक टेम्पोरेंट है, तो हम क्या करेंगे, पैरासेंटेसिस करेंगे, ठीक है। तो हमने पढ़ा था। तो अगर हम बात करते हैं इसमें लिखो इफ कार्डियक टेम्पोरेंट, तो हम क्या करेंगे, पेरिकार्डियोसेंटेसिस, ठीक है। इसमें लिखना इफ कार्डियक टेम्पोरेंट की वजह से है, क्या करेंगे, पेरिकार्डियोसेंटेसिस। तो इसमें क्या करेंगे बेटा, पेरिकार्डियोसेंटेसिस, क्योंकि हमने उसका फ्लूइड निकालना है ना बॉडी से, फ्लूइड भर गया वहाँ पे, पेरिकार्डियोसेंटेसिस, ठीक है। ये मैनेजमेंट हम करेंगे अगर पेशेंट को क्या हो रहा है बेटा, कार्डियोजेनिक शॉक। अगर बात करते हैं इसकी ड्रग ऑफ चॉइस से, बहुत क्वेश्चन आते हैं कि इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है कार्डियोजेनिक शॉक की, तो आपका क्या है, डोपेटामाइन, ठीक है। इसकी कार्डियो जो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस से बहुत पूछी जाती है। अगर पेशेंट क्या है, कार्डियोजेनिक शॉक में है, तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो ड्रग ऑफ चॉइस अगर लिखेंगे तो क्या है इसकी बेटा, डोपेटामाइन। इसमें लिखना ड्रग ऑफ चॉइस, और हम बात कर सकते हैं और नॉन एफिनेफ्रिन, ठीक है। ये क्या है इसकी बेटा, ड्रग ऑफ चॉइस है। अगर हम बात करते हैं पेशेंट अगर आपके पास कार्डियोजेनिक शॉक के साथ, कार्डियोजेनिक शॉक विद ओलिगूरिया है, तब उसको कौन सी देते हैं बेटा, हम डोपामाइन। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि पेशेंट कम विद इमरजेंसी विद कार्डियोजेनिक शॉक एंड आपका क्या बोलते हैं ये ओलिगूरिया, ठीक है। अगर पेशेंट ओलिगूरिया में कार्डियोजेनिक शॉक के साथ आ रहा है, तो आप क्या देंगे, उसको डोपामाइन देंगे। तो ये क्वेश्चन अलग आता है, तो ड्रग ऑफ चॉइस में पूछेगा सीधा आपकी, ठीक है। और दूसरा आता है कार्डियोजेनिक शॉक विद ओलिगूरिया, फिर आप कौन सी देंगे, डोपामाइन देंगे। तो यहाँ पे लिख दो, लिखना दूसरा कार्डियोजेनिक विद ओलिगूरिया, फिर कौन सी जाती है बेटा आपकी, डोपामाइन। ये क्वेश्चन आता है और आया भी एक साथ। ये बहुत आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में बार-बार पूछे जाते हैं आपके, ये ओलिगूरिया वाला भी पूछा जाता है और डोपेटामाइन वाला भी पूछा जाता है। इसका ड्रग ऑफ चॉइस, ठीक है। कार्डियोजेनिक शॉक की अगर हम ड्रग ऑफ चॉइस की बात करते हैं तो कौन सी आपकी, डोपेटामाइन है, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद रखनी है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो आप इसमें स्टार लगा लो, ये आपके दो, क्योंकि बेटा इससे ना क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। इनसे ना क्वेश्चन बहुत आते हैं, जिनसे क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, वो मैं आपको बता रही हूँ। इसमें ये पूछा जाता है कि आपसे पूछेंगे कि इसका ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो आपको डोपेटामाइन या फिर नॉन, अगर आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग या डोपेटामाइन नहीं है तो नॉन एफिनेफ्रिन आप दे सकते हैं। अगर वो आपको ऑप्शन में ये देता है कि पेशेंट कम्स विद कार्डियोजेनिक शॉक एंड ओलिगूरिया, ठीक है, विद ओलिगूरिया, पेशेंट को कार्डियोजेनिक शॉक भी हुआ, ओलिगूरिया भी हो रहा है, फिर कौन सी देंगे, तो हम क्या देंगे, उसको डोपामाइन, ठीक है। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा आपके सैप्टिक शॉक, नेक्स्ट बात करते हैं सैप्टिक शॉक में हम क्या दे सकते हैं। आपको पता है इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक देंगे, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो यहाँ पे लिखेंगे सैप्टिक शॉक, अगर हम बात करते हैं
और हम क्या दे सकते हैं उसको, अगर पेशेंट को इन्फ्लेमेशन की हो रही है तो हम क्या दे सकते हैं उसको, स्टेरॉइड दे सकते हैं, मोर पोटेंट, ठीक है। क्या होती है आपकी मोर पोटेंट एंटी इन्फ्लेमेटरी, मोर इन्फ्लेमेटरी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पेशेंट को क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव है तो हम क्या करेंगे, पेरिकार्डियोसेंटेसिस, ठीक है। अगर ऑब्स्ट्रक्टिव है तो हम क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस, यहाँ पे लिखना ऑब्स्ट्रक्टिव अगर है वही पेरिकार्डियोसेंटेसिस। अगर पेशेंट को न्यूरोजेनिक है तो उसमें कुछ नहीं करते, पेशेंट को क्या बोलते हैं, रेस्ट करो। अगर आपका न्यूरोजेनिक है, न्यूरोजेनिक में क्या बोलते हैं पेशेंट को, रेस्ट करो। कोई काम इन्वायरमेंट देते हैं और पेशेंट को क्या बोलते हैं, रेस्ट करो। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एनाफाइलेटिक, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहाँ से आते हैं बेटा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एनाफाइलेटिक की ड्रग से, उसका रेशियो क्या है, कैसे उसको किस रेशियो में उसको देते हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम, ठीक है। तो एनाफाइलेटिक की आपको पता है ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, एड्रेनलिन है, एडीआर जिसको हम बोलते हैं, और एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एनाफाइलेटिक लिखेंगे यहाँ पे कि अगर एनाफाइलेटिक है तो क्या कर सकते हैं, इसकी बेटा ड्रग से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें हम क्या देते हैं, एडीआर जिसको हम एड्रेनलिन बोलते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस की अगर हम बात करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस की एड्रेनलिन होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एडीआर बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, एपिनेफ्रिन। अगर इन दोनों से आता है, इन दोनों के नाम से आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों क्या है, सेम, ठीक है। एड्रेनलिन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एड्रेनलिन के बाद, ठीक है, एपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन भी क्या है, एड्रेनलिन ही है, ये क्या है, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस है जो एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है। अगर मैं बात करती हूँ इसके रेशियो की, तो इसका रेशियो जो मिलता है बाजार में वो कितना मिलता है, 1:1000, 1:1000 मतलब ये रेशियो इसका मिलता है, ठीक है बाजार में। इस रेशियो पे हमें मिलती है 1:1000, इस रेशियो पे मिलती है जिसको 1 mg हम बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो क्या होगी 1 mg, इसी रेशियो में हमें मार्केट में मिलती है, इसी रेशियो में हमारी मार्केट में अवेलेबल रहती है, 1:1000 में ये अवेलेबल रहती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अडल्ट में इसका कैसे देते हैं, तो अडल्ट में इसको देते हैं 0.1 mg। तो यहाँ पे ये वाला डोज आपको बहुत पूछा जाता है, वेट के अकॉर्डिंग से जाता है, तो अडल्ट में 0.1 mg पर केजी वेट की वजह से, पर केजी इस तरीके से देते हैं। अगर मैं चिल्ड्रन की बात करती हूँ, चिल्ड्रन में इसको कैसे देते हैं बेटा, 0.01 mg पर केजी। इस तरीके से पूछा जाता है कि अडल्ट में कितना है और हमारा कितना है बेटा चिल्ड्रन में। तो ये वाला रेशियो है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बहुत पूछा जाता है। तो अडल्ट में इसको कैसे देते हैं, 0.1 mg देते हैं, और अगर मैं चिल्ड्रन की बात करती हूँ तो 0.01 mg। मतलब अगर अडल्ट का है ना बेटा, अगर अडल्ट को देना है तो हमें जो सेम रेशियो मार्केट में है 1:1000 ही देना होता है, पर अगर चाइल्ड का है तो 1:10,000, ठीक है। 1:10,000 हम इसको देते हैं, किसको, चिल्ड्रन को देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा 1 ml तो एडीआर होगा, 9 ml आपका क्या होगा, एनएसओ। अगर हम बात करते हैं अडल्ट में ना, तो अडल्ट में हम इसको सेम ही दे देते हैं, अडल्ट में तो इसको 1:1000 ही हम देंगे, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ इसमें चिल्ड्रन में क्या देते हैं इसको, 1:10,000 में देते हैं, ठीक है, 10,000 में इसको देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से देते हैं। तो हम क्या चिल्ड्रन में कैसे होगा, जैसे 1 तो एडीआर होगा आपका, 1 होगा एडीआर प्लस 9 ml क्या होगा इसमें आपका एनएस होगा, इस तरीके से देते हैं, ठीक है। 10 अगर दे रहे हैं तो 9 ml आपका एनएस जाएगा बच्चे में, और 1 एडीआर होगा। बट अडल्ट में क्या देते हैं, सेम जो मार्केट में मिलती है, इसमें कुछ डिसॉल्व नहीं करते, इसमें तो एनएस के साथ डिसॉल्व करते हैं, उसको सेम मार्केट में 1:1000 ऐसे ही अडल्ट में देते हैं। बट चिल्ड्रन में कैसे देते हैं उसको 1:1000, 10,000 में देते हैं। 1 आपका क्या होगा बेटा इसमें एडीआर होगा, बट अगर हम बात करते हैं 9 ml क्या होगा आपका एनएस होगा, ठीक है। तो ये रेशियो याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। इस रेशियो में अडल्ट में होता है 0.1 mg, और अगर चाइल्ड की बात करते हैं चाइल्ड में होता है 0.01 mg, ठीक है। ये डोज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है एडीआर की। अब तुमने देखा होगा अभी भी अगर नॉर्सेट का एग्जाम हुआ था, एडीआर की डोज पूछी गई, मतलब एडीआर की डोज तो ऐसी है कि वो आंख बंद करके देता है इसको। ये जो उसका क्वेश्चन है कुछ फेवरेट है, पैरिन हो गया, बात करी हो गया, एडीआर हो गया, तो ये क्वेश्चन उसने लिखे हुए हैं, हर उसमें देने एग्जाम में। जैसे हम बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं जो रिपीट होते हैं। एडीआर वो हर बार पूछता है, वारफरीन, और ये आपके एग्जाम में भी पूछी जाएगी, और आपको पता होनी चाहिए कि कितने डोज में इसको डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें तो और क्या कर सकते हैं, एनाफाइलेटिक में हम एयर में देख सकते हैं, उसका इनटेक आउटपुट चार्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो और क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं हम, अगर कोई पेशेंट शॉक का है तो हम और क्या क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं उसमें बेटा, उसका एयर में चेक कर सकते हैं, एयर में, फिर उसका इनटेक आउटपुट आपको पता है, ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा इंडिकेटर है, इनटेक एंड आउटपुट चार्ट उसका देख सकते हैं। बाकी अगर हम पोजीशन की बात करें तो उसमें कौन सी पोजीशन देते हैं बेटा, टेंडर बर्ग पोजीशन, ठीक है। तो आपको याद रखना हमेशा शॉक के पेशेंट में वो पूछते हैं कि शॉक के पेशेंट में कौन सी पोजीशन देते हैं, तो टेंडर बर्ग पोजीशन देते हैं,